चले दोस्तों, हो नालायक हो, चलो शुरू करते हैं भैया आज की शानदार जानदार बात। क्या कौन सी सैलरी? हाँ, तो लीव सैलरी शुरू करते हैं सर। लीव सैलरी, अब लीव सैलरी कॉन्सेप्ट क्या देखो, देखेंगे ध्यान से सर। लीव सैलरी में लोचा ये है कि अब मान लो भाई दिवाली का मौसम आने वाला है ना। क्या मौसम आया, गाना गाते हैं, दिवाली का मौसम आया। अब मम्मी कह रही दिवाली के मौसम में सुन, ओ बॉस, तू होगा अपनी कंपनी बॉस, तू मेरी बात सुन। मम्मी बताओ क्या हो गया, क्या क्यों इतना गुस्से कर रही हो? दिवाली का मौसम आया ना, जाले साफ कर। क्या कर? जाले साफ कर। जाले समझते हो ना? तुमने कहा मम्मी कैसी बात कर रही हो, हैं इतनी कंपनी का मैं इतना बढ़िया एम्प्लॉय और तुम मुझसे क्या करवाने में लग रही हो? जाले साफ मैं नहीं करूंगा। मम्मी कह रही जाले साफ तू करेगा। मम्मी झाड़ू लेके आ गई। झाड़ू कमर पे खाया गया, जालों पे लगाएगा। मम्मी जालों पे लगा देता हूँ। तो ठीक है, जाले साफ कर रहे हो, अभी सफाई शुरू हो जाएंगी। दिवाली का मौसम आती है ना, हमारे साथ भी हो जाता है। संडे संडे कहाँ जाता है? सफाई में, है कि नहीं बात? तो दिवाली का मतलब चकाचक सफाई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, साल में एक अच्छा त्यौहार ऐसा जिसमें घर की क्या हो जाती है सर, मम्मी के हिसाब से घर की सफाई हो जाती है। तो भैया साफ सफाई में लग जाएंगे। अब ये बताओ, साफ सफाई अगर तुम्हें माता जी करा रही हैं तो बदले में क्या मिल रहा है तुम्हें? दिहाड़ी मिलेगी भाई। हमारे घर में तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। मम्मी कहेंगी, मम्मी कुछ खाने पीने के लिए सब्जी बढ़िया तो मम्मी कहेंगे टाइम है खाने पीने बनाने का, है ब्रेड खा ले, है कि नहीं बना? ये कह रहा पोहा बना दी थी मेरी मम्मी तो। हाँ, तो मम्मी कह रही मेरे को पोहा खा चुपचाप, वही बना रही, बड़ी बात है। वरना ब्रेड और मक्खन लगा ब्रेड का, बात खत्म, चाय बन जाएगी बस। ठीक है, अब भाई जाले साफ करने के बदले भी क्या नहीं मिल रहा? पैसे तो छोड़ो, इज्जत भी नहीं मिल रही। मम्मी से तुम कह रहे मम्मी थोड़ी इज्जत ही दे दो, पड़ोसी सुन रहे हैं, है ना, पड़ोस वाली आंटी, चिंटू की मम्मी भी सुन रही है। चिंटू की मम्मी सुन रहे तो कोई बात नहीं, चिंटू का भी तो ये हाल है। अब पता लगा पैसे तो छोड़ो, पकौड़े तो छोड़ो, चाय भी मिल रही है तो वो भी इज्जत से नहीं मिल रही, उसमें भी हमें कहा जा रहा है बना ले जाके चुपचाप, मेरी बना लियो एक कप, है ना। अब तुम्हें ये ऑफर बहुत ही बेकार लगा। तुमने कहा मम्मी बड़ा ये हर साल का बड़ा नाटक है, मतलब दिवाली अगर 10 दिन बाद भी हो ना तो हर संडे हर सैटरडे बड़ी आफत। यही ऑफर एम्प्लॉयर ने दिया। किसने दिया बाबू? कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर तुम्हें कह रहा सुन, ऑफिस के जाले साफ करने हैं। तुम कह रहे हो सर मैं मम्मी मेरे पीछे पड़ रही है, ऑफिस आऊँ या मम्मी के जाले साफ करूँ? मम्मी मेरी बाल साफ कर देंगे, मेरे जाले साफ। फिर पूरी बात तो सुन ले। जाले साफ करने के मम्मी कह दे रही, कुछ भी ना दे रही, ब्रेड बटर भी खुद ही लगाना पड़ता है। मैं दूंगा 2000 रुपये, 8 घंटे ऑफिस आ, 8 घंटे ज़्यादा में रखूँ, मुझे पता त्योहार का मौसम है, अच्छा नहीं लगता। मैं भी आऊँगा, तू भी आ, है ना। अब देख मैं बॉस हूँ तो देख मुझे थोड़ा पैसा ज़्यादा देती है कंपनी, तो तू जाने क्या करेगा, तेरे को 2000 रुपये मिलेंगे एक दिन के, 8 घंटे। बोल मंजूर है? मंजूर है कि नहीं है? तुमने कहा भाई मंजूर है, छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना, आराम से पहुंचेंगे। और सुन, साथ में सुन, एक और बात सुन ले, मम्मी घर में जाले साफ कर रही है ना, 2000 रुपये के साथ साथ तुझे पर्क का भी मजा देंगे। क्या? खाना भी कंपनी की तरफ से। और बता, खाना भी कंपनी की तरफ से, और बता, शाम की चाय के साथ नाश्ता भी। और बता, खाना ही मंगाएंगे बढ़िया से रेस्टोरेंट से, शाम का नाश्ता भी बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगाएंगे, है ना, राइट। और भैया आराम से घर चले जाना, साथ में 2000 रुपये तैयार रखेंगे। और बता, तेरे ब्रेड मक्खन का भी इंतजाम कर दिया बढ़िया, वही तुझे ना बनाना, बढ़िया से रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से ऑर्डर कर दियो। तुमने कहा ये सही है यार भाई, आज तो मंगाऊंगा, शाही पनीर मंगाऊंगा, ये मंगाऊंगा वो मंगाऊंगा, है ना, दुनिया भर की चीज़ तुमने ऐड कर ली। अब इतना बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है तो घर में बगावत कर दोगे नहीं कर दोगे? बगावत कर दी। मम्मी ऑफिस वालों ने बुला लिया, क्या करूँ, ये चक्कर है, नौकरी छोड़ दूंगा तुम्हारे चक्कर में, है ये बताओ। ठीक है, पैसे लेना 200-400 रुपये, है ना, किसी मेड को बुला लेना मम्मी, तो तुमने धमकी देके आ गए। अब मुद्दा ये आया, ताई को तुम्हारे जालों से का मतलब नहीं है। मम्मी मकड़ी का घर उजाड़ दिया तुमने, मकड़ी के स्पाइडरमैन बुरा मान जाएगा, पीटर पार्कर हमारा। मम्मी को पीटर पार्कर से मतलब नहीं है, ताई को पीटर पार्कर से मतलब नहीं है ना, मकड़ी का तुमने घर उजाड़ दिया इससे मतलब भी नहीं है। ताई को किससे मतलब है ना? ताई को सफाई से मतलब नहीं है, ताई को मतलब है 2000 रुपये पर डे से। ताई कह रही है अबे 2000 रुपये पर डे मतलब क्या मजाक है तेरे तो भाई,
है ना, साथ में खाना पीना अलग, मजे अलग, मजे मजे तेरे चल रहे हैं भाई। ऑफिस जाने के 2000 रुपये एक ही दिन में, क्या दिक्कत है? अब ऑफिस वाले तुझसे कुछ भी काम कराएं, जाले साफ करने का मतलब नहीं बहुत जाले साफ करा रहा हूँ, बात ऑफिस कुछ काम करा रहा, कोई दिल पे ले लो बात, है ना, राइट। अब ये बताओ इस प्यार को क्या नाम दें? हाँ, इस प्यार को ताई ने नाम दिया एक ऐसा दिन जो कहां पे बिताना चाहिए तुझे? घर पे। तो लीव, तेरी लीव थी ना, छुट्टी थी ना, कहां बिताना चाहिए था? एक ऐसा दिन जो तुझे छुट्टी का घर पे बिताना चाहिए था, पर तूने उसको ऑफिस जाया, ऑफिस जाकर ऑफिस का काम किया छुट्टी वाले दिन, और ऑफिस वालों ने तुझे उसका कैश दे दिया। तो ऑफिस वाले तुझे क्या दे रहे हैं? लीव का पैसा। इसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। कुछ लोग लीव एनकैशमेंट बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोल देते हैं? लीव सैलरी। अब भाई तुम्हारे पास ना ताई ने 2 ऑप्शन दिए। ताई ने कहा लीव सैलरी या तो तू क्या कर, ड्यूरिंग द जॉब ले ले। ड्यूरिंग द जॉब का मतलब तुमने बॉस को कह रहे हो कि अक्टूबर में दिवाली है, नवंबर में जब तनख्वाह क्रेडिट करोगे ना, तो मान लो तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो तुम कहोगे 1 लाख नहीं 1,02,000 तनख्वाह में डाल देना। ताई ने बोला भाई यार एक बात बताइए, तेरे फालतू के पैसे तो हैं, है ना। अब तू मान ले 2 सैटरडे संडे 4 दिन, तूने 2-2 हज़ार रुपये करके 8,000 रुपये, मानो 10,000 रुपये कमा लिए तूने अक्टूबर के महीने में, ठीक है। अब अक्टूबर के महीने में तुमने 10,000 रुपये कमा लिए, तो यार बुढ़ापे के लिए रखना। तू यही सोच तेरे दिमाग में कि तेरी सैलरी कितनी है, लाख रुपए, तू एनकैश क्यों कर रहा है? तुम कह रहे हो मैं तो करूंगा। ताई को बहुत गुस्सा है। ताई ने कहा ड्यूरिंग द जॉब उसे कैश ले लोगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा जो भी कंपनी से बेसिक डीए कमीशन बोनस अलाउंस पर्क से एक्स्ट्रा कमाते हो बुढ़ापे के लिए लो। तो लीव एनकैशमेंट को ताई इसलिए बुढ़ापे का बेनिफिट मानती है। ताई कहती है बढ़िया लोग वो लगते हैं जो कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर होली दिवाली रक्षाबंधन कभी भी मैं ऑफिस संडे को ऑफिस में पहुंचा तो संडे का कैश मैं जुड़वा देता हूं, किसमें? बुढ़ापे के लिए। तो इसका मतलब तुम लीव एनकैशमेंट कब विड्रॉ करोगे? कब विड्रॉ करोगे बाबू? हाँ, बेसिक में नहीं, अलग से ऐड होगी, बेसिक में नहीं, अलग से दिखाना पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट एनकैश आउटर कॉलम में कहीं भी दिखा देना। ऐसा कोई मैंने तो फॉर्मेट बनाया ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि उसी फॉर्मेट से करना है। अब तुम्हें लीव एनकैशमेंट एनकैश दिखाना तो दिखा दो, बेसिक डीए कमीशन बोनस फिर दिखा दो, बेसिक डीए लीव एनकैशमेंट ऐसे दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्योंकि ये अलाउंस और पर्क नहीं है तो अलाउंस और पर्क के कॉलम में नहीं दिखाने का है, बाकी कहीं भी उसे लग सकते हो। बेसिक के नीचे लिख दो, बोनस के बाद लिख दो, प्रोविडेंट फंड के बाद लिख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां लिख दो, ठीक है भाई। अगर भाई तुम कब लोगे इसको? एट रिटायरमेंट। ताई कह रही देखो ये बहुत बड़े काम किया भाई, किसी भी अमाउंट को बुढ़ापे का सहारा बनाना सबसे बढ़िया बात है। बुढ़ापा नहीं गुजरना चाहिए बच्चन साहब जैसा बागबान टाइप, बुढ़ापा बढ़िया गुजरना चाहिए। तो ताई ने बोला लीव एनकैशमेंट अगर तुम रिटायरमेंट पे लोगे और तुम निकले सरकारी एम्प्लॉय, तो कल बताया था ना मम्मी क्या बोलती हैं सुंदर पिचे की, 1800 का हमारा, लेकिन सरकारी नौकरी होती तो बेटा फिर बढ़िया रहता। क्यों रहता? इसलिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है? एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन भैया हम कौन है? तुम हो, मैं हो गए नॉन गवर्नमेंट, हम है भाई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमने कहा ताई हम नॉन गवर्नमेंट है, हमारा क्या फैसला है हमारा बताओ। ताई ने बोला तुम्हें पूरी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तुम्हें थोड़ी सी एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन ऐसे मिलेगी। सबसे पहली वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा, मैंने तुम्हें सत्संग की बात भी बताई थी, मेहनत जितनी करोगे उतने नंबर आएंगे, है ना, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा सीए इंटर में बालक, सीए फाइनल में बालक, दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे अटेम्प्ट में पास होता है, ऐसा नहीं है। पहले अटेम्प्ट में भी, है ना, पास हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले अटेम्प्ट में 2 ग्रुप दिए थे, मेरा 1 ग्रुप निकल गया था, क्योंकि मैंने एक की अच्छी तैयारी की थी, दूसरे की मतलब ये सोची की थी भगवान ना करे लुढ़क जाऊं तो एक तो हो ही जाए पास, है ना। पराग सर ने दोनों दिए थे, उनके दोनों हो गए। तो इसका मतलब तो है नहीं कि भाई कि ऐसे पास नहीं करता, आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, उस लेवल के प्लान्स बनाने पड़ते हैं, है ना, राइट। और जब मैंने पेपर दिया था ना तो पता है एक मार्केट में चलन था, एक मार्केट मैंने फाइनल नहीं दिया, एक मार्केट में चलन था, पता क्या, सीए इंटर किया था, ट्रेनिंग भी की थी, पर फाइनल के नहीं दिए। वो मार्केट में चलन ये था कि थ्योरी पेपर की कोचिंग नहीं होती, थ्योरी पेपर की कोचिंग लेना बेइज्जती थी। तो मैंने और पराग सर ने अकाउंट्स और क्या कहते हैं सिर्फ इनकम टैक्स की कोचिंग ली थी। मतलब हमने
ना लॉ की, ना ऑडिट की, ना एसएम की, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता था पहले, आईटी का, इसकी कोचिंग ली। यानी इंटर के 6 में से सिर्फ 2 की कोचिंग ली थी हमने, अकाउंट्स, इनकम टैक्स और कॉस्ट, है ना। उस टाइम पर हाँ मतलब 6 या 8 जो भी होते थे, तब तो 8 होते थे। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो उनको क्या क्या मर्ज कर दिया ना, पहले आईटी अलग हो गया तो आईटी को डिलीट करके एसएम डाल दिया, ऐसे करते थे। तो हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था, कंप्यूटर वाला। तो मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि कोचिंग के टीचर ही बहुत कम होते थे। हर मतलब अब तो तुम्हें लॉ के बहुत टीचर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी वैसे भी लॉ के बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। तब कोई मिलता ही नहीं था, तब टीचर को भी लगता था कि भाई लॉ पढ़ाना बेइज्जती है ना। तब मतलब लाइफ बदलती है ना, ट्रेंड बदलते हैं, ठीक है ना, जनरेशन बदलती हैं। तो हम, है ना, तो मैं गाजियाबाद में था, तो मैं कहीं दूर कोचिंग लेने जाता था। गाजियाबाद में हमारे एक टीचर थे, है ना, वो सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ाते थे, अकाउंट्स और कॉस्ट। टैक्स में भी, इनकम टैक्स में वो कहते थे ये किताब ले लेना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो ना मुझसे समझ लेना कि सर ये बता दो, ये समझ में नहीं आ रहा है, लीव एंड कैशमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो इसे समझा दिया करते थे अलग से टाइम पास के लिए। और कहते थे वैट वगैरह, सर्विस टैक्स, जीएसटी वगैरह इस सब के नाटक मत करो, तो थ्योरी है पढ़ लो खुद। तो मैंने टैक्स खुद पढ़ा था, मतलब टैक्स मैंने खुद पढ़ा था, और अकाउंट्स और कॉस्ट उनकी कोचिंग ली थी। तो मैंने टैक्स का पेपर, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना, तो मेरा टैक्स का पेपर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था। तो फेल होने का कारण ये होता है कि अटेम्प्ट पूरा नहीं हो पाता। तो 80 में से मेरे 67 थे, तो टैक्स में मेरी एग्जामिशन थी, है ना। तो एक होता ना, अकाउंट पढ़ रहे हैं अकाउंट बचपन से, लेकिन फिर भी किसी सब्जेक्ट से कोई स्पेशल मोहब्बत हो जाती है। तो टैक्स से कुछ स्पेशल मोहब्बत हो गई थी, मुझे बढ़िया लगता था। उसका कारण एक ये भी था कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी। अकाउंट्स में क्या होता है, भैया सर पढ़ा रहे, देखो ये फॉर्मूला, ये बैलेंस शीट ऐसे करने का है ना। कॉस्ट में गए भैया, है ना, कॉस्ट वाले सर आ गए, देखो ये फॉर्मूला लगाना है, ये मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, ऐसे सब कुछ बता दिया, फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर दिया। तो टैक्स में खुद मेहनत की तो कुछ, है ना, अच्छा भी लगता था। फिर क्या होता, टीवी में भी आता था, सीएनबीसी देखते थे मेरे पिताजी, तो सीएनबीसी पे कुछ टैक्स की बातें आ रही हैं, सीएनबीसी टीवी 18 है ना, इसकी जी बिजनेस, तो लगता था भाई ये कुछ बढ़िया सब्जेक्ट है, ये तो टीवी में भी चलता है कि नहीं बात। रिटर्न का टाइम आ रहा, हाहाकार मच रहा, रिटर्न बननी है लगता था भाई ये कोई घातक सब्जेक्ट है, ये टीवी में भी आता है। मेरे घर में भी घर वाले कहते हैं जुलाई में रिटर्न बननी है। तो टैक्स खुद पढ़ा तो थोड़ा लगाव सा होगा, इसलिए ज़्यादा, कई बार क्या तो ज़्यादा मैं उसमें एग्जामिशन आ गई, बाकी की सब्जेक्ट में एग्जामिशन नहीं थी मेरी। बाकी सब में 55, 60 यही सब है ना, 60 से कम थी। तो वो कहने का मतलब ये है कि आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं और उससे बोर नहीं होते, वो सब्जेक्ट आपको एग्जामिशन दिला देता है। ऐसा नहीं है कि उसमें पास होने की बात तो बहुत दूर की बात है कि 40 नहीं आ रहे, वो एग्जामिशन दिला देता है सब्जेक्ट आपको। है अभी भी है, इंटर में है। और पराग सर के साथ उल्टा था, तो जैसे मैं लॉ में फेल होऊंगा तो दोबारा अकाउंट्स और टैक्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा अगर दोनों में 60 से ऊपर है तो। होऊंगा क्यों, 40 नहीं आ जाएंगे लॉ में, तो 60, 40। पराग सर के साथ उल्टा था, पराग सर के अकाउंट्स में, कॉस्ट में बढ़िया थे, टैक्स में 40 थे, क्योंकि उनको टैक्स में मजा नहीं आता था। तो समझ रहे हो, है ना। और अपना अपना एक फ्लेवर हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। पर उन्हें भी ये पता था कि भाई 40 तो लाने हैं, वरना अकाउंट्स में महारत हासिल करके कि अकाउंट्स में 70 ले आऊं, 80 ले आऊं, उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में नहीं पहुंच पाऊंगा। समझ रहे बात को। तो इसलिए अच्छा, इसलिए एक और बात जो मैं तुम्हें बता देता हूं, कई बच्चे पूछते भी हैं, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तुम कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड करता हूं, मैंने खुद भी किया था, कि स्कैनर आता है सुचिता प्रकाशन वाला, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सस्ता आता है बहुत, है ना। वो थोड़े से खराब वाले पेपर होते हैं ना, डार्क ब्राउन से, जिसमें मुरमुरे भर के बेचे जाते हैं, है ना मुरमुरे वाले पेपर का वो स्कैनर आता है। वो एक लंबा स्कैनर होता है, उस पर 2-2 पेज जैसे प्रिंट होते हैं। तो उसका स्कैनर टेक्स्ट का जरूर ले लेना। उससे मुझे ये पता लग जाता है कि पिछले अटेम्प्ट में, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में, 2021 में, 2000, है ना, पिछले 5-10 सालों में किस तरह के क्वेश्चन सैलरी हेड से पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन, है ना, राइट, हाउस प्रॉपर्टी से पूछे जा रहे हैं। और इसका नंबर दे दूंगा मैं, ग्रुप पे डाल दूंगा, ये भैया से बात कर लेना। अगर तुम दूर रहते हो तो तुम्हारे कब क्या कर देंगे, कोरियर तुम्हारे घर पे आ जाए, कोरियर सुविधा देते हैं। अगर तुम कह दो कि सर मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो 300, 400, 500 रुपये ज़्यादा का नहीं आता, तो चाहे यहाँ का एड्रेस दे देना, अपने घर का दे देना, वो तुम्हारे घर पे क्या कर देंगे, कोरियर कर देंगे। बस इससे फ़ायदा ये होता है
कि भाई मैंने तुम्हें 200 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए क्लास में, तुमने आईसीआई के सारे क्वेश्चन कर लिए, आईसीआई के मान लो 100-200 क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन होने के बाद एमटीपी आरटीपी आगे उससे भी कर ली, लेकिन इतने क्वेश्चन होने के बाद भी एक अलग से कॉन्फिडेंस किसकी वजह से जनरेट होता है? स्कैनर। क्योंकि स्कैनर के आगे पता क्या लिखा होता है? मई 2022, है ना, नवंबर 2023, ऐसे वर्ड लिखे होते हैं। तो उससे ना एक इमेज जनरेट होती है कि आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है। तो जब मैंने किया था ना, मैंने जब स्कैनर लिया था, तो भाई मेरे एग्जामिशन आने का एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि स्कैनर पूरा मैंने किया, पूरा। मतलब अगर इतना मोटा स्कैनर था टेक्स्ट का, तो मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट टेक्स्ट के भी, इनडायरेक्ट टेक्स्ट के भी। पिछले 10 अटेम्प्ट का स्कैनर आता था, अब पता नहीं कितने का आता है, 5 का आता है, 10 का आता है, तब 10 अटेम्प्ट का स्कैनर। 10 अटेम्प्ट के स्कैनर का मतलब हो गया साल में 2 बार पेपर होते थे, तो 10 अटेम्प्ट का तो 5 नहीं 10 साल का, यानी 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। यानी कि 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन का मतलब हो गया सैलरी के 20 क्वेश्चन जो आईसीआई पूछ चुका है। हाँ, अटेम्प्ट 80 का था ना भाई, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर मैं 100 का अटेम्प्ट करता ना, तो ये मेरे 75 प्लस होते, डिस्टिंक्शन होती मेरी। मुझे पेपर आता था। डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक, है ना, बस डिस्टिंक्शन मतलब कि 75 प्लस है, कि रेस्पेक्ट वाली बात हो जाती है बस, और कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कोई अलग सर्टिफिकेट आएगा। समझ गए बात? तो स्कैनर ले लेंगे तो आप उससे फायदा हो जाता है बस, ठीक है ना। तो अपने अटेम्प्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने प्रीवियस ईयर के लेना, कह देना भाई देखो इस वाले प्रीवियस ईयर का मुझे स्कैनर चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उससे बस एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कर पा रहा हूं। तब 80 मार्क्स के बाद जब मैं घर आया तो मैं दुखी बहुत था, मैं 67 पे भी दुखी बहुत था, क्योंकि जो बाकी 20 में थे ना, बाकी 20 में से 15 मार्क्स का मैं क्वेश्चन, मुझे वर्ड टू वर्ड डिट्टो में सॉल्यूशन निकाल सकता था। 5 का मैंने मार्जिन दे दिया, चलो 1 पॉइंट गलत हो गया, 15 मार्क्स का, और मैं क्वेश्चन पूरा करके आता अगर मेरे को 15-20 मिनट और मिल जाते। लेकिन वो ये ना, बोले हुए शब्द छूटा हुआ तीर, और बीत गया समय। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बोले हुए शब्द, छूटा हुआ तीर, और बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। तो ये 15 मार्क्स का मलाल मेरा आज भी होता है जब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं इंटर के, लेकिन वो 15 मार्क्स का मलाल मैं जिंदगी में कभी दूर नहीं कर सकता कि मैं 67 को काटकर 75 नहीं बना सकता। और मुझे पूरी उम्मीद थी 15 में से 15 भी आते, लेकिन मुझे इतना पता 15 में से 7 तो देता, 7 होते ही 8 होते ही 675 हो जाते, आधे तो दे ही देता एग्जाम में। और मुझे 15 मार्क्स का पेपर पूरा आता था, वो क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो थे। रीजन स्पीड नहीं है। और आज भी अगर कोई बच्चा कहता है ना पेपर क्या कहते हैं, पेपर छूट रहा है, पेपर में पास नहीं हो रहे, रीजन उनका ये नहीं कि उनको नहीं आता, रीजन पता क्या है? पेपर छूटता है। बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे सी इंटर फाइनल में जो ये कहते हैं 100 का अटेम्प्ट कर दिया। सही मतलब अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कुछ भी रैंडम लिखा हो, सही अटेम्प्ट कर दिया। सारे ये मिलेंगे 90 का कर दिया, 85 का कर दिया, छूट गया, है ना। तो ये इस लेवल पे मुझे नहीं पहुंचना, मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 100 में से 100 का अटेम्प्ट करना है, सही अटेम्प्ट करना है। आईसीआई जो काटेगा ना, वो शगुन के नंबर काटेगा कि बच्चे को लुढ़काना है, रिजल्ट 15% देना है, रिजल्ट 20% देना है, इसकी वजह से काट लो तुम नंबर। और भाई अगर मैं सही के सही करूंगा तो नंबर काटोगे तो 60 क्यों नहीं आएंगे? भाई मेरे 80 में से 67 थे टैक्स में, तो मुझे लगता है 80 में से अगर सिर्फ 13 नंबर काटे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती अपनी भी होती है। सारा हम आईसीआई पे नहीं थोप सकते कि आईसीआई क्या करता है, पास नहीं करता। ठीक है, तो राज की बात मैंने तुम्हें बता दी अपनी कि मेरी एग्जामिनेशन कैसे आई थी। तो स्कैनर मैं जरूर रिकमेंड करता हूं कि स्कैनर इनकम टैक्स और जीएसटी का साथ ही आता है ना। ऐसा भी नहीं कि जीएसटी का खरीदना है और इनकम टैक्स का अलग खरीदना, पेपर 3 का स्कैनर आता है। स्कैनर का मैं आपको क्या दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आराम से खरीदना। तो उसके साथ साथ करने में क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो जीएसटी में तुम्हें पता लग जाएगा थ्योरी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो वो ले लेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता सी है, 400-500 रुपये के अंदर में आ जाएगा वो स्कैनर, राइट। पढ़े, सत्संग समाप्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि भाई खाली टैक्स में नहीं, सब सब्जेक्ट में तुम्हें टारगेट 60+ बनाना। ये नहीं भैया तुम्हारी तरह सर टैक्स में, लॉ में तो ले आऊँ, टैक्स में अकाउंट में 60 ले आऊँगा, 40 आ जाए बस लॉ में। नहीं भाई, ऐसा मत सोचो, ठीक है। पराग सर, ओ क्या कहते हैं, लॉ वाले सर हमारे कितने दुखी होंगे।
कि बच्चा माइंड सेट ऐसे कर रहा है, तो वो भी तो सोच के पढ़ा रहे हैं कि बच्चा 60 लिया लॉ में भी, है ना। तो माइंड सेट को चेंज करना, तीनों में आ सकते, कोई बुराई नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तुम तो कह रहे हो ना सर मैं नहीं लाऊंगा, मैं तो बस, तो हो जाएंगे, याद करना है उसमें, हो जाएगा, है ना। याद करोगे ढंग से हो जाएगा, फाउंडेशन में तो याद किया ना लॉ, तो हो जाएगा इंटर में भी, घबराओ मत। तो बताओ वक्त से पहले और एक्चुअल से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो प्रसाद पे आते हैं। सबसे पहली लिमिट हमेशा क्या होगी? एक्चुअल लीव एनकैशमेंट। दूसरी लिमिट टाई नहीं कही भाई, तू भी याद रखेगा। और मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये पूरे सैलरी हेड की सबसे बड़ी लिमिट ताई ने बनाई। यहां ताई ने दिल खोल दिया अपना, और दिल से ताई ने बोला कितने? 25 लाख। ताई का दिल HRA में, है ना। हाँ वही बात है, लेकिन उन्होंने कहा तेरी मिलनी तो माफ हो जाएगी सारी तेरी, 25 लाख की लिमिट बनाई, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस वगैरह में दिल छोटा है ताई का, लेकिन यहाँ ताई ने बुढ़ापे में ताई ने कोई कंजूसी नहीं करी। बताना ग्रेचुटी कितनी थी? बताओ कम होती है कोई 20 लाख? बताओ 25 लाख कम होते हैं कोई, है ना। फिर ताई ने बोला तीसरा फॉर्मूला, एवरेज सैलरी लेनी है 10 महीने की, और फिर उसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, एवरेज सैलरी 10 महीने की लेनी है और इंटू 10 करना है। अब एक खतरनाक चीज जो एग्जाम में आती है, तुम भी कहोगे सर ये क्या खतरनाक बात लिखवा दी आपने। मुझे बताओ 10 महीने की एवरेज सैलरी, हमने एक बात कहां पढ़ी थी? ग्रेचुटी कवर में पढ़ी थी दीदी, है ना, याद आई बात? और नॉट कवर में ना, ग्रेचुटी नॉट कवर में। और एक बात हमने कहां पढ़ी? लीव एनकैशमेंट। अगर तुम एक खतरनाक बात जो एग्जाम में आती ही आती है, जिसमें बच्चा वही वाली बात है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, ये गाना चलता है, इन्हीं छोटी चीजों में गलती होती है। और तुम्हें लगेगा सर ये तो बात भी ऐसी है जो मुझे भूलना लाजमी है ना। नॉट कवर में हमने पढ़ा, जब मैं पिछले 10 महीने की सैलरी लेता हूं तो मैं रिटायरमेंट वाले महीने को छोड़ देता हूं, यानी स्किप द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बाबू बात समझ में आ रही है? लीव एनकैशमेंट में ताई इतनी खतरनाक है, मैं पता नहीं ताई को पता नहीं क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है, सुधार भी नहीं करती अगर कॉम्प्लिकेशन दिखती भी है। ताई कह रहे लीव एनकैशमेंट में अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट वाला मंथ क्या करना है? स्किप नहीं करना, उसे कंसीडर करना है। इसमें भी बेसिक और डीए पूरा, बेसिक डीए कमीशन, कमीशन की परसेंटेज है। हाँ, बट ग्रेचुइटी वाले में तो नहीं थी ना कमीशन, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसिक डीए और कमीशन परसेंटेज यानी HRA वाले। यहां भी सैलरी का मतलब क्या है? HRA वाले, ठीक है। और यहाँ पर डीए के आगे डीए में लिखा है प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ, यानी परसेंटेज वाला, यानी बुढ़ापे की परसेंटेज है, बुढ़ापे की टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ, अब सुनो ध्यान से, एक तीर से दो शिकार ताई ने कैसे कर दिए। ताई ने कहा अगर एक बंदा रिटायर हुआ है 31, ऑब्वियसली बात है ज्यादातर लोग 31 तारीख को रिटायर होते हैं, एक बंदा रिटायर हुआ 31 दिसंबर को, अब होश में बताओ उसको लीव एनकैशमेंट भी मिल रहा है बाबू, और उसको ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में भी कवर है वो। तो जब मैं ग्रेचुटी नॉट कवर में करूंगा तो पिछले 10 महीने में दिसंबर को छोड़ देने का है, नवंबर से शुरू करूंगा पिछले 10 महीने। और भाई साहब अगर जब मैं लीव एनकैशमेंट निकालूंगा तो दिसंबर को कंसीडर करके नवंबर से शुरू, दिसंबर नवंबर दिसंबर को कंसीडर करूंगा, तो महीने बदल जाएंगे नहीं बदल जाएंगे पिछले। और बीच में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे वो वाला क्वेश्चन था 7,000 उसकी सैलरी हो गई थी 500 रुपए बढ़ाकर जनवरी में, तो वहां महीने चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इसके 10 महीने अलग कैलकुलेशन में आ सकते हैं, इसके 10 महीने अलग वैल्यू पे आ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि इसके 10 महीने का एवरेज निकाल दे तो वहां भी ये चिपका दूंगा, ठीक है। यहां पर रिटायरमेंट वाला महीना स्किप करना है, यहां पर रिटायरमेंट वाले महीने को कंसीडर करना है। तो ये खतरनाक बात होगी सर पॉइंट नंबर 3 की। अगली बात देखेंगे होश में, पॉइंट नंबर 4 ही समझने का, उसके बाद कुछ नहीं समझने का है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है भैया
कि इसका मैंने खुद सेल्फ डिजाइन किया फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 4 को अगर तुम आईसीआई की किताब में देखोगे तो अलग तरीके से सॉल्व है, आंसर सेम आएगा पर लैंग्वेज अलग होगी। किसी और टीचर की किताब में देखोगे तो क्या होगा, आंसर सेम आएगा पर प्रोसेस अलग होगा। मैंने इसको खुद सेल्फ डिजाइन फॉर्मूला किया, सेल्फ डिजाइन। फिर मैंने इसको भांति भांति प्रकार के कई सारे क्वेश्चनों पे ट्राई किया, कई सारे, हमेशा आंसर क्या आया, सही आया। ठीक है ना। तो आईसीआई किताब में कैसे सॉल्व कर रखा है उसके सॉल्यूशन में मत जाना, स्कैनर में कैसे सॉल्व कर रखा है उसके सॉल्यूशन में मत जाना, तुम ये देखना कि मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं। हमने बोला कि चौथी लिमिट होगी और उसका हम, है ना, हिसाब किताब करेंगे ए बी सी के तहत। ए पॉइंट में पहले हम लिखेंगे छुट्टी कितनी मिली, लीव गिवन, छुट्टी कितनी मिली। अब इसकी भांति भांति प्रकार के एग्जाम में शब्द आ सकते हैं। लीव गिवन को क्वेश्चन बोल देगा लीव अलॉटेड, तो भाई कोई गलत बात है, बोलो, समझ जाओगे। सीबीएसई में हम पढ़े हैं, गलती हमारी है, लेकिन फिर भी क्या करें, समझना पड़ेगा। लीव क्रेडिटेड, तो समझ जाना लीव क्रेडिट का मतलब क्या है, मैंने अपने एम्प्लॉय को इतनी लीव दी है। लीव ग्रांटेड, क्या वर्ड लिख देंगे, लीव। तो भाई भगवान के लिए क्वेश्चन गलत मत कराना, मुझे समझ में नहीं आई बात की लिखा क्या है। तो छुट्टी देने के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, लीव अलॉटेड, क्रेडिटेड और ग्रांटेड, है ना। तो छुट्टी के कितनी छुट्टियां एक साल में दी बाबू, है ना। ताई ने बोला मैक्सिमम 30 दिन की लिमिट की एग्जामिशन मिलेगी। इस, हाँ, 4 का पॉइंट नंबर है, विच एवरेज जो लेस आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर से। अब जैसे सुनो ध्यान से, और 30 डेज। जैसे कंपनी ने तुम्हें छुट्टी दी 50 दिन की बाबू, कितने दिन की छुट्टी दी, और तुम इतने खतरनाक, तुमने 50 छुट्टी को मानते 50 संडे, क्या मान लेते भैया, है ना। तुमने कहा कौन घर पे रहेगा, कौन पूरे मम्मी पापा की सुनता रहेगा। तुम 50 के 50 संडे ऑफिस चले गए। नहीं, पैसा तो 50 का दे रही कंपनी, कंपनी कह रही जितने संडे तू आएगा ना भाई 2000 रुपये तेरे हैं एक एक संडे के। अब तू अपनी परिवार संभाल ले, तेरे घर वाले मानते हो तो तू 7 दिन नौकरी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे छुट्टी तो सैटरडे भी आ। तुमने कहा ना ना ना, संडे का बहुत लोचा भाई हमारे घर में, मम्मी बहुत काम कराती है संडे वाले दिन, ये साफ करा हुआ, संडे को जाऊंगा ऑफिस। तो तुमने क्या किया, कंपनी ने बोला 50 संडे दिए तेरे नाम, तुम 50 के 50 कहां पहुंचे, ऑफिस। तो कंपनी तुम्हें कितने रुपए देगी, एक संडे के 2000 रुपए, 50 इंटू 2000 रुपए। ताई कह रही है 50 इंटू 2000 रुपए तेरी कमाई है, लेकिन मैं एग्जामिशन कितने दिन की दूंगी, 50 की नहीं, कितने दिन की। ताई ने कहा 30 दिन से ज्यादा क्यों जा रहा है, साल में 52 संडे होते हैं, 30 चला जा। अबे कम से कम 22 तो अपने घर वालों के साथ रहे, कोई तरीका थोड़ी है, मम्मी पापा से लड़ाई हो जाएगी तो तू ऑफिस घर में ही ना रहेगा, चला जा, मैं तुझे एग्जामिशन नहीं दूंगी। तो ताई का मानना यह है जितनी भी छुट्टी कंपनी दे 30 से ज्यादा ऑफिस में काम नहीं करने का, कर रहे हो तो टैक्स भर देना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा ताई ए, आगे बी पॉइंट क्या है। ताई ने कहा बी पॉइंट को मैंने खुद पर्सनली बी पॉइंट को नाम दिया एट होम। क्या नाम दिया, तुम ये निकालो वो बंदा घर कितने दिन रहा। तो भाई ये बताओ, मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं, वो एम्प्लॉय कंपनी में कितने दिन गया, है ना, सॉरी, वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को कंपनी ने कितने दिन दिए, कंपनी ने कितने दिन या कितनी छुट्टी, इसमें से अगर माइनस कर दूं कि वो कंपनी में कितने दिन गया, तो बैलेंस जो बचेगा वो क्या बचेगा, घर पे। कोई सिंपल सी बात है कि नहीं। बस क्वेश्चन में ढूंढना है कि मुझे कंपनी ने कितने दिन दिए। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा 50 दिन, तो मैं लिख दूंगा कंपनी ने 50 दिन दिए। फिर क्वेश्चन में ढूंढना है मैं कंपनी में कितने संडे गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में 40 संडे गया, तो 50 में से कितने घटा दूंगा, 40। तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं घर पे कितने दिन रहा, 10 दिन। फिर हमने कहा ताई पॉइंट नंबर सी को मैंने बिल्कुल आसान बनाया, सी में कोई दिमाग लगाने का नहीं। पॉइंट नंबर ए बाबू, पॉइंट नंबर ए माइनस
पॉइंट नंबर बी, ए में से बी माइनस कर देना, बी में भी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करना है। हाँ, इनटू नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ, क्योंकि डेटा तो पूरे साल का होगा ना कि 30 साल बाद रिटायर हुआ, 20 साल बाद रिटायर हुआ, है ना, इनटू एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30। ठीक है, क्या करने का है, एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30। फिर ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 4। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, होश में सुनना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का फाइनल अमाउंट, इन चारों में से जो सबसे कम होगा बाबू, उसकी क्या मिलेगी, एग्जम्पशन। जो पहला पॉइंट है उसमें बस लीव गिवन से फर्क पड़ता है। मान लो 50 लीव मिली है, अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत, 3 4 क्वेश्चन है, घबराओ। कोई बात नहीं, पहले इसमें 50 दिन गया, एक भी दिन ऑफिस में गया, लेकिन 50 लीव मिली, तब भी कंसीडर करेंगे, 30 दिन नहीं, है ना। अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में आंसर 0 आ जाएगा तुम्हारा। जब मैं कहीं गया ही तो टैक्सेबिलिटी मेरे को पैसे नहीं मिलेगा, यही एक्चुअल लीव एनकैशमेंट ही 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर एक्चुअल लीव तुम ऑफिस जा नहीं रहे तो एक्चुअल लीव तुम्हारी 0 हो गई, विच एवर लेस क्या बनेगा, निल। क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा ना वो। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में अगर उसे लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन बनाना है तो तुम्हें छुट्टियों में ऑफिस भेजा जाएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अभी आएगा, चिंता मत करो, यहां पे लेंगे ना ये। इतनी एग्जम्पशन के लिए एलिजिबिलिटी, इतने तुम घर पे रहे तो इसका मतलब इतनी ही एग्जम्पशन के लिए तुम दिन ऑफिस गए हो ना। समझ में आ गई ना बात भाई। ए पॉइंट क्या है, ताई के हिसाब से कितने दिन की एग्जम्पशन दे रही है ताई। तो मान लो ताई के हिसाब से 30 डेज आ गए, एट होम में आ रहा 20 दिन, तो ताई कह रही है मेरे हिसाब से 30 दिन की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। भाई एक बात देखो, 50 कंपनी ने दिए, ताई ने कितने माने, 30, तो ताई ए पॉइंट में कितने ले रही है, 30, तो ताई के हिसाब से ताई तुम्हें कितने दिन की एग्जम्पशन दे रही है, 30, और तुम कह रहे हो बी पॉइंट से 20 तो मैं घर पे रहा, तो ताई कह रही है मेरे हिसाब से 30 दिन की एग्जम्पशन बनती है, 20 तू घर पे रहा, 10 दिन की माफी ले ले। समझ गए लॉजिक। ताई के हिसाब से विच एवरेज लेस क्या हुआ, 30, तो फॉर्मूला बनाया ताई ने, ताई का लॉजिक यही है। नहीं समझे बात भाई, ये बताओ तेरे को, हाँ 50 दिन छुट्टी मिली तुम्हें, उसमें से ना 30 दिन गया, 30 दिन गए, तो ताई ने एग्जम्पशन में कितने दिन दी, 30 दिन की। तुम 50 दिन की छुट्टी मिली और तुम 50 दिन गए, ये मानो, तो विच एवरेज ताई कितने करेगी, 30 दिन। इसका लॉजिक समझो, ये 30 दिन का मतलब क्या है कि तुम जितने भी दिन ऑफिस जाओ ताई तुम्हें एग्जम्पशन कितने दिन की देगी, 30 की। नहीं वो सब तो ठीक है, पहले पॉइंट से आ गया 30 दिन। हाँ, बी पॉइंट में अब कंपनी ने छुट्टी दी 50, उससे मतलब नहीं, बी पॉइंट में कह रही है ताई कि तू ये बता दे घर पे कितने दिन रहा, 20 दिन रहा, क्योंकि 50 छुट्टी दी, हाँ, और 30 दिन गया, हाँ, तो 20 दिन घर पे रहा, 20 दिन घर पे रहा, तो ताई कह रही है मेरे एग्जामिशन के दिन 30, तू घर पे रहा 20, तो 10 दिन की माफी दूंगी, ए माइनस बी। 30 दिन तो गया ही हूं, लेकिन ताई देगी 10 दिन की माफी। तो ये तो ताई cheating हाँ, चीटिंग कर रही है। तभी तो वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आम आदमी को समझ में ना आए बात। सीए के पास जाएगा, सीए भी कहते हैं भाई सॉफ्टवेयर में डिजाइन होता है ये सब चीजें, 10 दिन की मिलेगी। तू 30 दिन गया, 50 दिन तू तेरे को मिले, ताई के हिसाब से तू 30 दिन के लिए एलिजिबल है, लेकिन 30 दिन की एलिजिबिलिटी होते हुए भी तुझे माफी 10 दिन की दे रही है ताई। तो किसी को 60 दिन की छुट्टी मिले, अभी क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे तो भांति भांति पर क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आ गई बात। बोलो अब करना क्या है, एडजस्टमेंट क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ऐसा बाबू, ये सारे फॉर्मूले मैंने सिखा दिए, यहां से छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपन लोग तो अपने रजिस्टर से नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बताओ ये बात हम पहले कहां पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, 30 दिन मानने हो ताई, अब ताई मानने माने, अब ताई से लड़ नहीं सकते ना भाई। कुछ चीजों का आंसर मैं पहले बता चुका हूं, कुछ चीजों का आंसर ये कि लॉ में लिख दिया। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही था ना जिंदगी का, कि माफी की एग्जामिशन लिमिट 2.5, 3 और यही क्यों है। सीधा राउंड ऑफ में करो ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या तरीका है।
ढाई, क्या तरीका है ढाई का, 3.5 क्या तरीका, ऐसे क्यों कर रही हो? अब उस चीज़ों का जवाब ताई यही देती है, हमारी मर्जी। अब तुझे इकोनॉमिक्स समझाऊं, जीडीपी डेटा, स्टैटिकल डेटा, रिसर्च, लोगों को 2.5 पसंद आई, 2.5 कर दी, 3 नहीं करती मैं, तो इन चीज़ों का जवाब नहीं होता कुछ भी, है ना। अब ताई हमें क्या समझाएगी, इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी नहीं ताई से, तो ताई ने कहा भाई उस पर फोकस करो जो मुद्दा है, क्लाइंट तुम्हें इस चीज़ के पैसे देगा, लॉजिक वो तुमसे कम पूछेगा। सिंपल सी बात, तुम्हें कुछ बातों का पता होना चाहिए, वो तुम्हें लॉजिक मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलती है, हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें HUF वाली बताई, है ना, ये सब चीज़ें ये हम पढ़ चुके हैं। 2 एम्प्लॉयर से मिल रही है तो क्या होगा, लिमिट तुम्हारी कितनी रहेगी, 25 लाख, है ना। पहले तुमने अगर ली फॉर्मल एम्प्लॉयर से, फिर नए एम्प्लॉयर से ले रहे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 25 लाख में से प्रीवियस एग्जामिशन क्या कर देंगे, माइनस। दोनों बातें जो हमने ग्रेच्युटी में पढ़ी, दोनों बातें यहां क्या लिखी हैं, सेम लिखी है। ठीक है भाई लोगों, अब सुनेंगे ध्यान से। बोलो भाई, अब एडजस्टमेंट आएगी कुछ ऐसी, मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारा ICI का ये MCQ क्वेश्चन है, क्या है, एक नंबर में देखो कितनी गलत बात करता है ICI तो ये मैं कराता हूं, है ना। अब मान लो ये MCQ ना आके तुम्हारे बड़े क्वेश्चन में आ जाए, सॉल्व करें। पहले एक बार आराम से तसल्ली से पढ़ लो, ताकि मैं तुम्हें उन चीजों का मतलब बता सकूं कि ये टेक्निकल शब्द क्या कहते हैं। कभी मैंने पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था भाई, कि थोड़ी टेक्निकल बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी कितनी थी बाबू उसकी, पीरियड ऑफ सर्विस कितना है, 20 साल 8 महीने। तो लीव एनकैशमेंट में अपर राउंड ऑफ नहीं करते, तो कितना मानेंगे, 20। लीव एनकैशमेंट रिसीव समझ गए, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, ये मतलब बता दो मजा आ जाए, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस। गलत जवाब बाबू, यही तो कच्चा खाए, गलती तुम्हारी नहीं, गलती CBSE की है। लीव, हाँ, अवेल्ड मतलब कितने दिन वो घर पे मजे ले लिए, अवेल्ड। फिर CA के बालक, लॉ के बालक हो कैसी बात करोगे। लीव अलॉटेड हुई उसकी मान लो 50, और क्वेश्चन में कह रहा है लीव अवेल्ड। अवेल्ड मतलब छुट्टी घर पे लेके मजे लिए, तो लीव अवेल्ड का मतलब होता है घर पे। तो बताओ लीव अनअवेल्ड का मतलब क्या हुआ, कितने संडे ऑफिस में बिताए। समझ गए, टेक्निकल भाषा, टेक्निकल भाषा नहीं अंग्रेजी भाषा है बस। अच्छी बात यह क्वेश्चन में एवरेज सैलरी दे रखी है निकाल के हमें पिछले 10 महीने की। इसका मतलब ICI तुमसे चाहता है कि पिछले 10 महीने की एवरेज निकालने का जो फाउंडेशन के लेवल पे काम था ना 12th में मैथ्स में, वो नहीं करवा रहे तुमसे हम, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में अगर ये भी दे दोगे तो फिर तो बच्चा एक नंबर में ही निकाल देगा 5-10 मिनट। लीव एनकैशमेंट, अब वो छोड़ो, इधर ध्यान दो मुद्दे पे, है ना। लीव एंटाइटलमेंट मतलब, एंटाइटल मतलब बताओ, बोलो एंटाइटल मतलब कंपनी ने दी, हाँ कंपनी ने कितनी दी। तो हम यहां पे एक बात लिख सकते हैं, यहां पे जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना लीव क्रेडिटेड, तो यहां पे एक वर्ड और जोड़ लो भाई, लीव गिवन, अलॉटेड, क्रेडिटेड, ग्रांटेड या लीव। लीव एंटाइटल्ड को आसान सी भाषा में बोलेंगे कंपनी ने कितने दिन दिए, कंपनी ने। अब इसको ना हर एक डेटा को एक बात ध्यान रखना, लीव एनकैशमेंट का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक डेटा डेज में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, तुम बताओ 1.5 मंथ कितने हुए, 14 महीने कितने हुए, 30 मानेंगे। 31 का दिमाग, 31 में लोचेबाजी मत करना, ताई कहते चिल्लड़ो मत करो। 720 420 तुम्हारा नंबर आ गया तो भाई 420 बालक तुम वैसे ही हो, पढ़ते ना हो घर जाके। 16 महीने मतलब दिन में कन्वर्ट कर ली। अब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं और अपने डिजाइन फॉर्मूले पे कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। बोलो भाई, रिटायर कब हो रहा है, 30 नवंबर। अगर ये मुझसे एवरेज सैलरी निकलवाता
तो मैं नवंबर का महीना लेता, क्योंकि मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, लीव एनकैशमेंट। और अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे ग्रेच्युटी निकलवाता तो मैं नवंबर का महीना नहीं लेता, नॉट कर रहे भाई, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चा यही गलती करता है। तुम्हें लगता है पता नहीं कौन से भयंकर क्वेश्चन आते होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम क्या गलती कर रहे हो। क्वेश्चन में लिखा होगा 30 नवंबर, यहां पे ग्रेच्युटी का डेटा दिया होगा और नॉट कवर्ड होगा, गारंटीड गारंटीड नॉट कवर्ड होगा। बच्चा क्या करेगा, पिछले 10 महीने की सैलरी या तो पता है उल्टा कर देगा, ग्रेच्युटी में क्या नहीं लेगा, लीव एनकैशमेंट में नवंबर नहीं लेगा और ग्रेच्युटी में नवंबर छोड़ देगा। समझ रहे हो ना, उल्टा मत कर देना। बोलो, ग्रेच्युटी में लेते हैं रिटायरमेंट वाला मंथ या नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। लीव एनकैशमेंट में लेते हैं रिटायरमेंट वाला मंथ? नहीं लेते हैं, लेते हैं। एग्जाम में भगवान के लिए एग्जाम में खुदा कसम गलती उल्टा मत कर देना भाई। और एग्जाम में 90% बच्चे उल्टा ही करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट रिवाइज नहीं करते। समझ रहे हो बात को, वो ये पॉइंट रिवाइज नहीं करते, सीधा चौथे पॉइंट 20 अपर राउंड ऑफ नहीं करते लीव एनकैशमेंट में। लिखे भाई, चलो मैं तुम्हें सैलरी कितनी दोगे भाई से? 9,000 है, कितने महीने की? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने? 8। समझ गए ना? तो चलो इतने तुम्हें यकीन हो गया, तुम एग्जाम में ये गलती तो नहीं करोगे, पूरे 12 महीने लिख के आ गए। कितने आ गए? 9,000 इंटू 8, 72,000 रुपये। डीए कमीशन बोनस कुछ नहीं होगा तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आए हम रिटायरमेंट बेनिफिट में। रिटायरमेंट बेनिफिट वाले चैप्टर में हमने लिखा लीव एनकैशमेंट कितने प्राप्त हुआ बाबू? बहुत ज्यादा। कितना? कुछ भी ज्यादा नहीं, 1,44,000, बहुत ही कम है भाई, और बहुत कम है। इसमें से मुझे उसे क्या देनी है? एग्जामिशन देनी है। एग्जामिशन को मैं वर्किंग नोट में निकाल रहा हूं, आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा। समझ गए ना फॉर्मेट में कैसे लिखना है? पहला अमाउंट एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड 1,44,000 भैया। दूसरा अमाउंट टाई की लिमिट 25 लाख। तीसरा अमाउंट पिछले 10 महीने का एवरेज इंटू 10, कितना आ गया? 88,000। चौथा अमाउंट को होश में सुनना। चौथे का पॉइंट नंबर ए, कंपनी ने कितने दिन दिए? नहीं, एक महीने में कितने दिए? एक साल में 45। टाई की 1 साल की लिमिट, इसमें से क्या कम है? कितना जीवन जिया कंपनी के अंदर? 20 साल। कितना आ गया? 600 दिन आ गए भाई। ये तो आसान है। लीव एंटाइटल्ड और लिमिट टाई ने जो हमारी दी, उसमें से जो कम होगा उतने दिन के लिए तुम एलिजिबल हो। तुम्हारी एलिजिबिलिटी आ गई 30 दिन। 30 दिन तक की तुम्हें ताई माफी दे सकती है। अब होश में सुनेंगे पॉइंट नंबर बी। पॉइंट बी बताओ, कंपनी ने कितने दिन दिए? कितने दिन दिए कंपनी ने? कितने संडे दिए? 45 ही दिए। तो क्या घबराना क्या है? कंपनी ने 45 दिए। 20 साल मैंने नौकरी करी, कितना आ गया बाबू? 900 दिन। बताओ भाई, जमती बात, जमती है ना बात? सिंपल प्रोसेस है, कोई दिमाग नहीं लगाना। सैलरी चैप्टर में कहीं दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले पता होने चाहिए तुम्हें। और फॉर्मूले कोई ऐसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसे फॉर्मूले नहीं है भाई। हाँ, इससे आसान बता रहे हो, इतने आसान फॉर्मूले हैं। कंपनी ने कितने दिन दिए? 45 इंटू 20। इसमें से क्या घटाता हूं ना? कंपनी में कितने दिन गया? क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ बाबू, कंपनी में कितने दिन गया? 420 क्यों बोल रहे हो? कितने संडे ऑफिस गया? तो ये मैंने क्वेश्चन में ढूंढ लिए 480। इसका मतलब घर पे कितने दिन रहा? 420। ठीक है। अब ये मैं पता क्यों बता रहा हूं तुम्हें? कई बार तुम्हें ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी, क्योंकि कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर आप भी ऐसी बेकार की बात करो, पॉइंट नंबर बी में बताया तो है 420, कंपनी में घर, वो अपने घर पे रहा,
यहां तो दे दिया तुम्हें कि कंपनी में अवेल्ड लीव इतनी करी इंप्लॉय ने और अनअवेल्ड इतनी है। अच्छा ये वाले अगर पॉइंट नंबर 4 डिलीट होता तो मुझे स्टेप 2 के हिसाब से निकालना पड़ता है ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सी बहुत ही तुच्छी बात, ए कितने 600, बी ए में से बी पॉइंट माइनस कर दो कितना 420 इंटू एवरेज ऑफ 10 मंथ डिवाइड बाय 1 महीने के 30 दिन, कितनी वैल्यू आ गई? आ गया पॉइंट नंबर 4 का आंसर। 600 माइनस 420 इंटू 52,800 है ना। अब 4 पॉइंट निकल के आ गए 72, सॉरी 4 पॉइंट कौन से निकल के आ गए? ये 144, 25 लाख, 88,000 और 52,800। इन चारों में क्या कम है? 52,800 की एग्जम्पशन दी थी। आउटर कॉलम बताओ कितना लिख दूं? 91,200 इज योर टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो 2 सवाल पूछ सकता है तुमसे। बोलेगा एग्जेम्प्टेड लीव एनकैशमेंट बता, तो आंसर क्या दोगे? आंसर है ये। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है बता टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, तो भाई आंसर होगा ये। तो क्वेश्चन में पढ़ लेना वो एग्जेम्प्टेड लीव एनकैशमेंट पूछ रहा है या टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट पूछ रहा है। और दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही ऑप्शन में दोनों ही चीजें दे रखी होंगी। 52,800 भी लिखा मिलेगा और 51 और 91,200। एमसीक्यू सवाल में सिर्फ 2 में ही कंफ्यूजन होती है। 2 हमें पता होते हैं एलिमिनेटेड कि भाई ये 2 तो नहीं होंगे आंसर, और वो दोनों ही सेम होते हैं एकदम। 34 तुम करोगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करेंगे साथ साथ 34। सौम्य दीदी कह रही है मेरी मम्मी पूरी व्हाइट वॉश कराती है। बिल्कुल, ऑफिस चली जाना दीदी तुम फिर। सर पहले आपकी बुक कर लें, आईसीआई कर लें, फिर स्कैनर कर लें। हाँ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्कैनर जल्दी आता है तो फिर जल्दी कर लेना चाहिए, फिर टल जाती है बात। जैसे मान लो सैलरी रेट खत्म किया, तो सैलरी रेट के आईसीआई क्वेश्चन होने के बाद भाई अपनी बुक के तो मैं तुम्हें करा ही रहा हूँ क्लास में, तभी तो सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं। एवरेज सैलरी सेम लिखते हैं, लिख लो एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 8800। हाँ तो यदि साथ साथ कर लेंगे क्वेश्चन, है ना? नहीं खुद ही करना, मैं उनसे कह रहा हूँ सौम्या को। तो स्कैनर कर लेंगे तो साथ साथ कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। हाँ कि ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स खत्म करके फिर स्कैनर करूँ, साथ साथ कर लो, अच्छा रहता है, दिमाग में लॉ और प्रोविजन याद होते हैं। ये नोट कर लिया ना, हटा दूं? 33 नोट कर लिया सभी? 33 हटा रहा हूं मैं, है ना? 34 करना है बाबू। चलो यहीं करा दूंगा 34 में। अगर सर नेगेटिव आना है, नेगेटिव सैलरी में नेगेटिव मतलब नील, सैलरी में नेगेटिव मतलब नील भाई, सैलरी में नेगेटिव मतलब नील। ताई से उल्टा ले थोड़ी लोगे, एग्जामिनेशन नील हो जाएगी। हाँ उल्टा भांग थोड़ी लोगे, ताई से नेगेटिव वाला निकाल पैसा। चलो बाकी बच्चों करने दो, जो 34 कर लिया वो 35 ट्राई कर ले फिर।
मैं कराऊं? नहीं सर, दोनों में 0 क्यों लग रहा है? पता नहीं भाई। नहीं एक सेकंड। हाँ, ए में 34 में तो पक्का 0 है, 100%। उस वाले में होगा 35 के लिए। उसमें 17,600 35 में। अभी मैं निकालूंगा। ए माइनस 3 आ जाएगा ना, मतलब ए कितना आया? ए माइनस 3 है, उसमें ए माइनस 3 होगा। करें? हाँ जी, करते हैं, है ना? 34 में 0, इसमें 17,600। चलो देखते हैं। मुझे बताओ, 34 में रिटायरमेंट हुआ है 24 साल के बाद, 5600 रुपये लीव सैलरी है, एक्यूमुलेट लीव इतना है, तो सीधा एग्जामिशन निकाल लेते हैं। मुझे बताओ लीव एनकैशमेंट प्राप्त कितना हुआ उसे? 56,000। एग्जामिशन निकालनी, इधर देखो स्क्रीन पे। अब पहला अमाउंट 56, दूसरा 25, ये तो भैया याद ही है हमें। पिछले 10 महीने की एवरेज रखिए, इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया? अब मुद्दे के पॉइंट पे आते हैं। कंपनी ने उसे कितने दिन दिए? लीव अलॉटेड, लीव अवेल्ड, ही वॉज एंटाइटल्ड 40। ताई कह रही 40 ने दिए, मैं माफी की एलिजिबिलिटी कितनी दूंगी तुझे? क्या कम हो गया? कितने जीवन जिया इसने कंपनी में? कितना आ गया? 960। ठीक है, 720, ये आ गया 720। अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट में पहला पॉइंट कहता है कंपनी ने कितने दिन दिए? नहीं दीदी, हाँ कंपनी ने कितने दिए? हाँ कितने? बिल्कुल 40 इंटू 24, कितने आ गए? 960, बिल्कुल सही। कंपनी में कितने दिन गया, ये कैसे पता लगा? 240, वो ये, अब सुनो इसकी लैंग्वेज बताती है ये बात। उस एम्प्लॉय को 56,000 रुपए मिले हैं लीव एनकैशमेंट के नाम पे ऑन अकाउंट ऑफ 240, यानी एक बंदे को 56,000 रुपए इसलिए मिले क्योंकि उसने 240 संडे ऑफिस में बिता दिए। ये तो मतलब हुआ, पढ़ के देखो। मिस्टर फेस्टिवल रिसीव्ड 56,000 रुपए एज लीव सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ लीव ऑफ 240 डेज। 240 दिन की छुट्टियों के चक्कर में उन्हें 56,000 रुपए मिले। तो 240 दिन छुट्टी के, अगर कंपनी तुम्हें 56,000 दिए तो 240 दिन बिताए कहां है तुमने? बोलो बाबू, ऑफिस में बिताए तभी तो कंपनी दे रही है, वरना छुट्टी के पैसे कंपनी क्यों देगी? तो इसका मतलब पूरे जीवन में वो 240 दिन कंपनी में गया, यानी संडे कंपनी में बिताए। तो कंपनी में कितने संडे बिताए बताओ? तो घर में कितने दिन रहा? अब होश में करना पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर ए 720 माइनस पॉइंट नंबर बी 720 इंटू 8800 डिवाइड बाय 30, कितना आएगा बाबू? नील आएगा, 0 आएगा, है ना? क्योंकि 720 माइनस 720 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। अब इन चारों में सबसे कम क्या है? इन चारों में सबसे कम है, तो एग्जामिशन कितनी हो गई? नील। आउटर कॉलम में टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट 56,000। समझ गए भैया?
35 35 चेक करें। वो कह रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ भी चेंज मत करो, बस जहां 240 है उसकी जगह क्या लिख दो 300 चेक कर लेते। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 40 और 30 ये भी सेम है। अब कंपनी में कितने दिन गया 300 दिन गया, तो यहां ये चेंज आया बस। कंपनी ने दिए 960 दिन, लेकिन कंपनी में हो गया 300 दिन। 300 दिन के बदले उसे 56,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बताओ तो घर पे कितने दिन रहा 660। अब पॉइंट नंबर सी लगा दो। पॉइंट नंबर ए माइनस पॉइंट नंबर बी इंटू एवरेज ऑफ 10 महीना डिवाइड बाय 30 दिन। कितना आ गया बाबू 17,600। इन तीनों में सबसे कम क्या है, तो इस बार एग्जामिनेशन नील कीजिए, कितनी हो जाएगी। इन चारों में सबसे कम 17,600, 17,600 की माफी दे दी, खेल खत्म। अब आईसीए के सॉल्यूशन मत देखना, तुम अपना सॉल्यूशन देखना और देखना आंसर मैच करेगा। अब ये मत देखना आईसीए ने क्या लैंग्वेज लिख रखी है, कैसे कर रखा है, वरना कंफ्यूज जाओगे तुम। अपने हिसाब से करना तुम, है ना। और जो मैंने लिखा है कंपनी में कितने दिन दिए, कंपनी में कितने दिन गए, इसे एग्जाम में इंग्लिश में लिख देना। लीव कंपनी ने कितने दिन दिए क्या लिखूंगा, लीव एंटाइटल्ड बाय द कंपनी। और कंपनी में कितने दिन गया मतलब लीव अनअवेल्ड। अनअवेल्ड ही तो होता है कंपनी में जाना, कि मैं कितने दिन मैंने कितनी छुट्टी कंपनी में बिता दी, यानी कितनी छुट्टी मैंने अनअवेल्ड रखी। तो इसको टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट कर देना, बस हो गया आंसर। मैं तुम्हें समझाने के लिए हिंदी में लिखता हूं ताकि रिवीजन में तुम्हें याद रहे कि मुझे करना क्या है ना। तो ये तो तुम्हारा बहुत ही खास रिटायरमेंट बेनिफिट लीव एनकैशमेंट। थोड़ा दिमाग लगाना, टाइम लगाना पड़ता है। मतलब पूरे सैलरी चैप्टर में अगर तुम उनसे टफ चीज पूछोगे ना बच्चों से, तो हर एक बच्चे कहेगा भाई सैलरी हेड समझ में आ गया, लीव एनकैशमेंट में समझ में नहीं आता कुछ क्या चल रहा है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से तुम समझ जाओगे कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। समझ के बोलो, समझ गए सर, मजा आ गया सर। तो किसी और का सॉल्यूशन मत देखना क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिसके हर एक ऑथर ने अलग अलग तरीके से क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है, अलग अलग लैंग्वेज से कर रखा है। तो तुम्हें इसका अंदाजा मिल जाएगा जब लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन तुम आईसीए किताब को करोगे, तुम्हें सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैच करेगा तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई। और आज का सैलरी का समापन समारोह करते हुए अंतिम सांसें लेता हुआ आखिरी टॉपिक, जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था बाबू क्या पढ़ के आना, स्लैब रेट पढ़ के आना। और बहुत ही मजेदार, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक हुआ क्या है ना भैया। पहले क्या समझेंगे बाबू, क्या समझेंगे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक है भाई एक इतना खतरनाक काम, ठीक है। जय तुमने जॉली एलवी का टेलर देखा है ना। उसमें भाई अक्षय कुमार क्या कह रहा है, 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। बताओ यार। लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्या बोलता है भाई कि भाई मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, है ना, लपेटूंगा या तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। ठीक है भैया। अगला मुद्दा यही है, हैं? बढ़िया मुद्दा। अगले मुद्दे में ताई ने बोला, मतलब एक एम्प्लॉय बेचारा बहुत परेशान, उसकी परेशानी का कारण मैं बताता हूं। उसकी परेशानी का कारण ही यही है कोर्ट कचहरी। आज भी अगर कोई झगड़ा होता है तो लोग एक दूसरे को ये नहीं बोलते भाई तुझे पीट दूंगा, है ना, राइट, या भैया लड़ाई झगड़ा कर लिया, मार पिटाई कर ली, नहीं। आज भी लोग क्या बोलते हैं, आई विल हाँ नहीं, टॉपिक का नाम ये नहीं है, मतलब कह रही ये लिख दो। हाँ तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, सुनना ध्यान से। आज से बहुत साल पहले एक एम्प्लॉय, चलो बात कर लेते हैं, मान लो आज से बहुत साल पहले, फॉर एग्जांपल 2012-13 में एक एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा बेचारा ईमानदारी से जॉब कर रहा था, उसको 50,000 रुपये मिलने थे। कितने मिलने थे? लेकिन कंपनी से उसका झगड़ा हो गया, कंपनी कह रही है ये 50,000 रुपये तेरे नहीं बनते, वो कह रहा मेरे बनते हैं, मैंने कंपनी के लिए काम किया तो कंपनी की तरफ से इतना मुझे कमीशन बनता है। कंपनी कह रही है इतना कमीशन नहीं बनता तेरा, समझ रहे बात को। ये एम्प्लॉय कह रहा मेरा इतना बोनस बनता है, मेरा इतना इंसेंटिव बनता है, मैंने कंपनी ने मुझे कहा था, मैंने कंपनी के लिए टारगेट अचीव किया, मुझे कंपनी इतना पैसा नहीं दे रही। कंपनी का झगड़ा हो, कंपनी कह रही भैया हमारा नहीं बनता इतना पैसा। अब कंपनी ने पैसे नहीं दिए, उस एम्प्लॉय ने बेचारे ने क्या किया, यही डायलॉग मारा, क्या, आई विल सी यू इन। उसने क्या किया भाई ने, उसने क्या किया बाबू, कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, कोर्ट केस ऑन एम्प्लॉयर। अब भैया तुम्हें पता है हमारे देश में तो कहावत चलती है, दादा केस करता है पोता बरतता है, दादा बोए पोता काटे, ये वाला क्या है ना। और उसके बाद तो कई पीढ़ियों तक केस चलता रहता है, होता नहीं होता ऐसा। तो भाई हमारे देश में मामला इतना स्लो है, इतना स्लो है कि भैया दादा के केस पोते तक लड़ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, फैसला आया इस कोर्ट का तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, डिसीजन कब आया, केस डिसाइडेड इन माय प्रीवियस ईयर, जो मेरे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा उस प्रीवियस ईयर में फैसला आया। और मजेदार बात यह कि फैसला तुम्हारे फेवर में आ गया। फिर क्या आ गया, एम्प्लॉय के फेवर में आया। ताई जज ने बोला 50,000 रुपये तुझे मिलेंगे भाई, कंपनी वाले बहुत ही निकम्मे थे, तुझे मिलेंगे, चिंता मत कर, तुझे दिलवाएंगे हम। मिल गए, ताई ने भी वहां ताली बजा दी, बहुत बढ़िया। अब ताई ने बोला देख बुरा मत मानियो, बुरा ना मानो, होली है, बुरा मत मानियो, 50,000 रुपये तेरी कमाई थी ना सैलरी हेड की, तेरे को 2012-13 में नहीं मिली थी, तो 2012-13 की रिटर्न उठा, उसमें 50,000 रुपये ऐड, और अब तेरे को सैलरी के ही तो पैसे मिल रहे हैं, बस तू कोर्ट से जीते या एम्प्लॉय अपनी मर्जी से दे दे कंपनी, तो दे तो कंपनी रही है ना, तो सैलरी हेड में ऐड होगा नहीं होगा। तो इस केस में तू उस ईयर में ऐड कर दे जिस ईयर में तुझे पैसा प्राप्त हुआ। बात समझ में? तो ताई ने क्या बोला, कहां ऐड कर, बोलो भाई, बोल मतलब ना, कहां ऐड कर, कब ऐड कर, 2000 अपने ईयर में ऐड कर, ऐड हो गया। अब सुनना ध्यान से, बहुत गजब की बात जब मैं बोलने वाला हूं। जब उसने 2012-13 में पैसे कमाए तब उसकी जॉब जुम्मा जुम्मा लगी थी, समझ रहे बात को। और वो बेचारा कमाता ही बहुत कम था, है ना। मान लो वो कमाता था 20,000 रुपये महीना, और मैंने क्यों बताया कि 2012-13, 13-14 से क्या चल रहा है, यही 2.5 वाला स्लैब चल रहा है, पागल बना रहे हमें ताई जब से, है कि नहीं बात। तो उसने बोला भाई एक बात सुनो ताई, मेरी एक बात सुनो, मैं एक बात मेरी बहुत खतरनाक सुनो, मैं ये ऐड कर रहा हूँ, अच्छी बात है, सुन तो लो मेरी बात। ताई ने कहा क्या सुन रहा है, इसमें क्या बताने वाली बात है। मैंने कहा ताई अगर सोचो, अगर ये पैसा मेरा उसी साल मिल जाता तो मेरी कमाई होती, भाई मेरी सैलरी है कितनी, 20,000, 20 में से मान लो ये झगड़ा क्या हो रहा है उसका अलग से हो रहा है, तो उसकी सैलरी मिलती 240 तो सैलरी होती, 50,000 रुपये के इंसेंटिव होते, तो मेरी सैलरी कितनी होती, 2,90,000। और ताई 2.5 से तुम मजे लेती आ रही हो वहां, है ना। तो पता लगा वहां 2.5 तक तो क्या था एग्जाम, तो 2.5 से ऊपर 10%। तो उसने बोला कि अब ये जो 50,000 रुपये हैं इसमें भी मेरे पर जो 240 बचे हैं, उस बैलेंस पे तो झूले बनाते हैं, तो याद आई बात, मैंने इसलिए कहा था स्लैब रेट पढ़ के, है ना। तो 240 तक तो 2.5 तक तो माफ होता, और मैं कितने पे टैक्स देता, 40 पे 10% देता, तब 10 था। हाँ हाँ भाई तब 10 था, हाँ वो चिंता मत करो, पुराना स्लैब मिलेगा तुम्हें। 2012-13, चलो इसको 13-14 कर देता हूँ यार, या 14-15 कर देता हूँ, ठीक है। इस दिन या इस ईयर में ये क्या था, 10% था। अब सवाल ये आता है, क्या मुझे 2014-15 का स्लैब याद करना है, क्वेश्चन आ गया 2017-18 का वाला स्लैब याद करूं,
क्या क्वेश्चन आ गया 2003-4 का वाला स्लैब याद करो? नहीं, पुराने स्लैब जो होंगे वो तुम्हें क्वेश्चन में मिलेंगे, लेकिन अपने ईयर का तुम्हें क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। अपने का याद कर लेने का है। अब 10% आया, सुन लो मेरी बात, ओ भाई 10% आया, कह रहा ताई 10 साल में मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी है ना तरक्की कर ली कि मेरी सैलरी है 15 लाख। कितनी है? 15 लाख है। अब तुम कह रही हो उसमें कितने जोड़? 50,000 जोड़। अब 15 लाख से ऊपर नए में जाओ पुराने में जाओ, कितना परसेंट टैक्स लगेगा? अब ताई इस पे 30% नहीं दे रही तुम, टैक्स नहीं मांग रही? नहीं मांग रही। अब वो कह रहा ताई जो 50,000 रुपये, बताओ मेरा कसूर क्या है कि मैं बेकसूर हूं, है ना भाई? मेरा गुनाह क्या है? नहीं कि मैं बेगुनाह हूं, कसूर के साथ बेकसूर, गुनाह के साथ बेगुनाह, ठीक है। यही तो उसका गुनाह क्या है कि वो बेगुनाह है। कह रहा देखो मेरे फेवर में केस आया, इसका मतलब मैं तो गलत नहीं था, तो ये फैसला कोर्ट ने 2014-15 में क्यों नहीं सुलझा लिया, 15-16 में क्यों नहीं सुलझा लिया? 10 साल लगा दिए मुझे सही साबित करने में। और अगर ये सोचो ये 50 के 50 अगर उसी दिन मिल जाते तो मैं इस पर कितना टैक्स देता? 10, और ये 50 तुम मुझे इस साल दे तो मैं कितना टैक्स दे रहा हूं? 30। तुम तो मुझसे बिना वजह 20% एक्स्ट्रा टैक्स ले रही हो, नहीं ले रही हो? क्यों ले रही हो भाई? मेरी गलती क्या है इसमें? गलती कंपनी की, कोर्ट कचहरी के चक्कर मैंने काटे, 10 साल केस मैंने लड़ा, उसके बाद भी टैक्स मैं ही भर लूं एक्स्ट्रा, तो बचेगा क्या मेरे पे? तो ताई के दिल पे लगी बात। ताई ने कहा भाई तूने बहुत तगड़ी एनालिसिस करी भाई। क्या एनालिसिस क्या करी था ये बताओ? बिल्कुल सही करी, बच ही नहीं रहा। यही 10% दे रहा हूं, 20% तो टैक्स तुम बेमतलब ले रही हो। तो ताई का दिल पिघल गया है। ताई ने कहा देख भाई काम करती हूं, मैं तुझसे 20% का टैक्स लेकर वापस नहीं दूंगी, पहले लो दो अच्छा नहीं लगता, रिफंड कुछ नहीं। मैं एक ऐसा प्रोविजन बनाती हूं कि तू भी खुश और मैं भी खुश। मुझे पैसा लेकर देना अच्छा नहीं लगता, और पहले तू देगा फिर मांगेगा तुझे अच्छा नहीं लगेगा कि दूं मांगता फिर बाद में, मजा नहीं आ रहा। ताई ने कहा 20% की छूट ले ले, डिस्काउंट ले ले। अब ताई ने कहा डिस्काउंट वर्ड नहीं दूंगी, रिबेट वर्ड नहीं दूंगी, रिबेट तो हम पहले दे चुके 87A में, तो डिस्काउंट अंग्रेजी का वर्ड अच्छा नहीं लगता। एग्जम्पशन मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि एग्जम्पशन थोड़ी है ये कि तुमने कुछ कमाया माफ कर दिया, एग्जम्पशन थोड़ी है। ताई ने कहा तूने कुछ कमाया जो 10% से टैक्स से होना था, लेकिन वो गलती से 30% से हो रहा है, तो 20% का मैं तुझे रिलीफ दे देती हूं भाई। क्या दे देती हूं? राहत मिल जाएगी तुझे 20। रिश्ता वही, सोच नहीं। बस एग्जाम में एग्जम्पशन मत लिखा ना, गलत वर्ड से नंबर कटते हैं। कि अगर ताई कह रही है कि भैया रिबेट, तो डिस्काउंट या एग्जम्पशन वर्ड नहीं चलेगा। ताई कह रही है रिलीफ, तो डिस्काउंट या एग्जम्पशन वर्ड। भाई इसे रखो। तो मुझे बताओ लॉजिक समझ में आ गया? तो बालक कह रहे हैं लॉजिक क्या, तेल लेने फॉर्मूला बता दो। इसका मैंने फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला, इसका मैंने फॉर्मूला डिजाइन कर दिया। उस फॉर्मूले में क्या करना, इस फॉर्मूले में डेटा फिट कर देना, आंसर हमेशा सही आएगा। नहीं में से पुराना भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो भाई। इसको बोला सेक्शन 89 की रिलीफ। कौन सी रिलीफ बोली बाबू? ताई ने बोला रिलीफ ऑफ सेक्शन, जमती है बात। अब देखो क्या फॉर्मूला डिजाइन किया मैंने, जो तुम्हें बिल्कुल एग्जाम में पूरी तरह हेल्प करेगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है? सुनो ध्यान से। पहले निकालना टैक्स ऑन इनकम, और उसमें जोड़ देना एरियर। एरियर समझ गए? वो पैसा जिसके ऊपर लड़ाई चल रही थी। तो स्टेप नंबर 1 लगाना अपने प्रीवियस ईयर में। कब लगाना बाबू? तो अपने पीवाई में इनकम, अपने प्रीवियस ईयर की पूरी सैलरी की इनकम में क्या जोड़ देना, और फिर उसमें से माइनस कर देना टैक्स ऑन ओनली इनकम। ठीक है भाई? इसमें से ये माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी उसे मैं पॉइंट नंबर ए नाम दे देता हूं, और वो वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी? टैक्स ऑन एरियर तो निकल के आ जाएगा। टैक्स ऑन इनकम प्लस एरियर में से अगर टैक्स ऑन इनकम माइनस कर दूंगा तो टैक्स ऑन एरियर तो बचेगा। तो ताई करिए भाई, इसमें बुरा क्या मानना है? बढ़िया फॉर्मूला बना दिया सबने, क्या दिक्कत है?
फिर हमने कहा ताई ये बता दिया मेरे बच्चों को। फिर ताई ने कहा पूरी बात तो बता दो, अभी तो उस ईयर तक तो पहुंच जाओ जिसके लिए झगड़ा चल रहा है। अब तुम पहुंचे वो पुराना साल 2014-15 जिसमें झगड़ा कंपनी से हुआ था और कोर्ट कचहरी के चक्कर कटे। तो ताई ने बोला सेम फॉर्मूला तब लगाओ, टैक्स ऑन इनकम ऑफ 2014-15 प्लस एरियर जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा था। और इसमें से बाबू माइनस कर देना टैक्स ऑन ओनली इनकम ऑफ 14-15, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी पॉइंट नंबर बी। और ताई ने बोला अब कुछ नहीं करना, ए में से बी माइनस कर दें, ए माइनस बी इज योर रिलीफ, ये तेरा रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई? स्टेप 1 स्टेप 2 बोलना। स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर दोनों फॉर्मूले सेम है, टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एरियर माइनस टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन इनकम यानी सैलरी इनकम। स्टेप 2 में क्या माइनस कर देना, टैक्स ऑन इनकम प्लस एरियर माइनस टैक्स ऑन ओनली इनकम। अब इन दोनों स्टेप में बातें सेम लिखी है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ साल का। एमसीक्यू में आएगा और बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो हमने एग्जाम नोट्स में दिया गया है जो पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। गलती से असेसमेंट ईयर हो गया, इसे कर देंगे प्रीवियस ईयर। करोगे सॉल्व? मैं कराऊं? बोल मत लेना, मुझे करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है निकम्मे बालक हो तुम एक नंबर के। वो कह रहे रिलीफ निकालो। अपने ईयर का स्लैब तुम्हें याद होना चाहिए भाई मेरे, अपने ईयर का स्लैब तुम्हें याद होना चाहिए। जिस साल का झगड़ा है वो तुम्हें खुद देगा स्लैब। तो देखो भाई 2010-11 का यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही बात होगी ना, 9, 10 और 10, 11 याद आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में। देखो ये रियल स्लैब है, फालतू स्लैब नहीं है, रियल स्लैब है। यानी आज से कई साल पहले अगर तुम्हारे पिताश्री 2009-10 में पैसे कमाते थे तो उन्हें मात्र 160 की माफी मिलती थी, और आज मैक्सिमम लिमिट कहां पहुंच रही है? 10 लाख 15 लाख। तब कहां पहुंचती थी? मतलब 5 लाख के ऊपर 30% का टैक्स। सरकार इतनी तेज थी उस टाइम पे, है ना। अब तो फिर भी अच्छा लगता सुनने में, चल 15 लाख से ऊपर का बात है मामले में। तब 5 लाख से ऊपर में लपेट लेती थी सरकार, 30% दे। और तुमने कमाए 6-7 लाख रुपए, 30% सरकार ले जाएगी 5 लाख से ऊपर। नहीं, फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या लिखा? टैक्स ऑन इनकम प्लस एरियर। ठीक है भाई? ओ भाई किस ईयर में? मेरे प्रीवियस ईयर की इनकम बोलना। तो इनकम हो गई 86 प्लस झगड़ा कितने रुपए का है? मात्र 25,000 के चक्कर में लो जो चल रहा है। टोटल कितना आ गया? 7,05,000। अब क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेते हैं ओल्ड। हाँ कोई नहीं, मतलब कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ओल्ड से निकालते हैं। चलो हाँ हाँ तो कोई नहीं, वो तो समझ गया, तो ओल्ड कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर कोई एग्जेम्पशन ना बनती है कि टैक्स पेबल ही नहीं हो जाता। मिल जाएगी, तुम ओल्ड से तो करो, न्यू से करो, ओल्ड से करो, एक ही बात है। ओल्ड से करा देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि उसमें वैल्यू आ जाएगी निकल के। कितना आ रहा है? ऐड कर दो उसमें एजुकेशन सेस। हाँ पूरा निकालो, पूरा कंप्लीट। कितना? 55,640। इसलिए मैंने पहले बोला था स्लैब रेट पढ़ के आना, क्योंकि दोबारा स्लैब रेट पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ वही, बिल्कुल सही बात। 5%, 20%, 30%। सिंपल है, ओल्ड सिंपल रहता है तो इसलिए आसानी से टिप्स पे भी निकल जाता है।
क्या माइनस कर दूं इसमें से? टैक्स ऑन ओनली 6,80,000 एरियर को हटा के। अब 680 पे कितना टैक्स आ रहा है? शिक्षा के पढ़ाई वढ़ाई के पैसे सब जोड़ देना। 50 सही आ रहा है। पॉइंट नंबर ए कितना आ गया मेरा? बहुत कम, 5,200। अब मैं करूंगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में 2 मुझे कहां फेंकेगा? प्रीवियस ईयर 2009-10 में फेंकेगा। अब मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें स्लैब रेट, तुम्हें स्लैब रेट निकालना आता, तुम खुद ही स्लैब रेट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2009 की टोटल इनकम कितनी थी? ओह, एसएस इनकम कितनी थी उसकी टोटल? 240 प्लस एरिया कितना था? तो 2009 की टोटल इनकम कितनी होगी उसकी? 2,65,000। ताई कह रही है 265 पे 9-10 के स्लैब रेट से टैक्स निकाल। सब निकाल लो, पहले झूले बना लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं मुझे झूले बनाने में। 60 से 3 से 5, बाकियों को निकालने दो। दो बच्चे कह रहे हैं 10,815। सही यार दीदी, 10,815 आ रहा है। सही बच्चों को आ रहा है 10,815। इसमें से माइनस कर दो पुराने स्लैब को यूज कर टैक्स ऑन ओनली 2,40,000। तो बाकी बालकों को निकालने दो। बिल्कुल सही, 8,000। पॉइंट नंबर बी क्या आ गया भैया? 2,500। अब तुमसे कह रहा रिलीफ बता, रिलीफ। पॉइंट नंबर ए माइनस पॉइंट नंबर बी कितना आ गया बाबू? 2625। पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव में आएगा तो रिलीफ होगा, नेगेटिव में आएगा तो निल हो जाएगा। हाँ, उल्टा वापस ऐसे नहीं मांगने, नेगेटिव करके, ठीक है। लेकिन अभी ज्ञान अधूरा है। अब रिलीफ तो तुमने निकाल ली, अगला सवाल एमसीक्यू में वो ये पूछ सकता है, रिलीफ तो निकाल ली भाई तूने, फाइनल टैक्स लायबिलिटी बता अपने ईयर की, टैक्स लायबिलिटी ऑफ माय प्रीवियस ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात भाई, मेरे अपने ईयर की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो ये है ना, क्योंकि भाई मेरी एक्चुअल इनकम कितनी 680 और मुझे प्राप्त कितने हुए 25, तो मेरे इस साल की टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई 5,5,640। यही तो मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है मेरे ईयर की। और तय कह रहे जो तेरे ईयर की टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से रिलीफ ले ले, तो माइनस कितने कर दूं, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? टैक्स लायबिलिटी ऑफ माय प्रीवियस ईयर इज 53,015। मेरे को इस बार लायबिलिटी पेएबल है, ये मेरा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले बता रिलीफ, आंसर देना बाबू ये। अगर क्वेश्चन में पूछ ले रिलीफ मत बता, बता फाइनल टैक्स लायबिलिटी, तो आंसर होगा ये। जमती है बात? बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? बोल मतलब बोलते नहीं हो, वैसे बतियाते रहोगे क्या? यस सर।